नमस्कार। आज हम कोशिका के अंदर की एक कह सकते हैं छुपी हुई लेकिन बहुत ही शक्तिशाली दुनिया देख रहे हैं। यह है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन की दुनिया। हाँ, बिल्कुल। ये वो जेनेटिक तत्व हैं जो कोशिका के मेन जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी क्रोमोसोम से अलग होते हैं, उसके बाहर मौजूद होते हैं। अच्छा, जैसे किसी देश में संविधान हो और उसके अलावा कुछ अलग नियम कानून भी हो, कुछ वैसा? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, पर ये सिर्फ एक्स्ट्रा डीएनए नहीं है। ये अक्सर कोशिका के सर्वाइवल और अडेप्टेशन के लिए, मतलब उसके जिंदा रहने और माहौल के हिसाब से ढलने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये जीव विज्ञान की टेक्स्ट बुक के कुछ हिस्सों पर आधारित है। खास तौर पे चैप्टर 14 जो इन्हीं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन्स पर ही फोकस करता है। हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर ये हैं क्या, ये अपनी कॉपीज कैसे बनाते हैं, मतलब रेप्लिकेट कैसे करते हैं। और कैसे एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं, जैसे प्लाज्मिड्स या कुछ वायरस करते हैं। हाँ, और ये सब क्यों जरूरी है, कोशिकाओं की दुनिया में इनकी अहमियत क्या है? देखिए, संक्षेप में कहूँ तो ये तत्व जैसे बैक्टीरिया में मिलने वाले प्लाज्मिड हैं या वायरसों के जीनोम हैं, ये कोशिका को गजब का लचीलापन देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक दवाओं से बचने की ताकत या कोई नई मेटाबॉलिक क्षमता, मतलब कुछ नया पचाने या बनाने की काबिलियत। अच्छा। हाँ, और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता बढ़ाने के भी बहुत बड़े सोर्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये या तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में आज़ादी से तैरते रहते हैं या कभी-कभी होस्ट के मेन क्रोमोसोम के साथ जुड़ भी जाते हैं। उस हालत में इन्हें एपिसोम्स कहते हैं, मतलब जो दोनों तरह से रह सके। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले एक बेसिक प्रॉब्लम की बात करते हैं। जो लीनियर डीएनए होता है, मतलब एक सीधे धागे जैसा डीएनए, जैसे हमारे क्रोमोसोम्स में होता है, उसको अपनी कॉपी बनाते समय, रेप्लिकेट करते समय एक दिक्कत आती है। हाँ, ये दिक्कत आती है सिरों की नकल करने में, खासतौर पे 5 प्राइम एंड की। अच्छा। क्योंकि जो नॉर्मल डीएनए बनाने वाली मशीनरी है, डीएनए पॉलीमरेज, उसे काम शुरू करने के लिए एक छोटा सा स्टार्टर चाहिए होता है, एक आरएनए प्राइमर। और जब बाद में वो प्राइमर हटता है तो वहां एक खाली जगह, एक गैप रह जाता है। हम्म। हाँ, इसी को कहते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, मतलब सिरे की प्रतिकृति समस्या। हर बार जब डीएनए कॉपी होता है तो वो सिरा थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। तो इसका हल क्या है? हमारी कोशिकाओं में तो कुछ होता होगा। हाँ, हमारी अपनी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इसके लिए टीलोमेयर नाम की खास संरचनाएं होती हैं सिरों पर, और टीलोमरेज नाम का एंजाइम होता है जो उन्हें मेंटेन रखता है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल तत्व हैं, जैसे वायरस और प्लाज्मिड, जो लीनियर या सर्कुलर दोनों हो सकते हैं, वो अक्सर कुछ अलग और बड़ी चालाकी भरी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। और यहीं पे बात मजेदार हो जाती है। जैसे कुछ वायरस हैं, एडेनोवायरस और 529 फेज, वो इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही यूनिक सोल्यूशन निकालते हैं। वो डीएनए कॉपी करना शुरू करने से पहले ही उसके 5' सिरे पर एक प्रोटीन चिपका देते हैं। ये कैसे होता है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मॉलिक्यूलर जुगाड़ है, आप कह सकती हैं। सोचिए, जैसे आप किसी चीज़ के बिल्कुल किनारे को पेंट करना चाहें, जिसे आपने पकड़ रखा है, तो जहाँ उंगली है वहाँ पेंट नहीं लगेगा, है ना? हाँ, सही बात है। पर ये वायरस क्या करते हैं, वो रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए जो ज़रूरी हैंडल होता है, यानी 3' OH ग्रुप, वो सीधे एक प्रोटीन के ज़रिए दे देते हैं। ये टर्मिनल प्रोटीन कहलाता है, और ये अक्सर एक न्यूक्लियोटाइड जैसे साइटिडीन से जुड़ा होता है। अच्छा। तो ये प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लेक्स ही प्राइमर का काम कर देता है। इससे डीएनए पॉलीमरेज सीधे एंड से ही कॉपी करना शुरू कर देता है। प्राइमर हटाना और गैप बनने का झंझट ही खत्म। वाह, ये तो वाकई बहुत स्मार्ट तरीका है। अच्छा, एक और दिलचस्प तरीके का जिक्र है रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। ये क्या चीज़ है? सुनने में कुछ गोल घूमने जैसा लग रहा है। हाँ, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब गोल डीएनए के लिए एक बहुत कॉमन तरीका है। कल्पना कीजिए आपके पास एक बंद रबर बैंड है जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। ठीक है? पहले इस रबर बैंड के एक धागे यानी एक स्ट्रैंड को एक जगह से काटा जाता है, निक लगाया जाता है। इससे एक खुला 3' OH सिरा बन जाता है। ओके। अब ये खुला सिरा ही प्राइमर का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज यहां से नया डीएनए बनाना शुरू करता है
और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जो पुराना वाला स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट से उधड़ता जाता है, डिस्प्लेस होता जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक धागे की रील से धागा खींच रहे हो और रील घूमती जा रही हो। तो इसका मतलब ये प्रोसेस लगातार चल सकता है? हाँ, और एक लंबी लड़ी बनती जाएगी डीएनए की। बिल्कुल, वो रील घूमती रहती है और ओरिजिनल सर्कुलर डीएनए की कई सारी जुड़ी हुई लीनियर कॉपीज, जिन्हें मल्टीमर्स कहते हैं, एक लंबी पूंछ की तरह बनती जाती हैं। अच्छा। बाद में इस लंबी लड़ी को खास एंजाइम अलग-अलग यूनिट्स में काट देते हैं, जिससे ओरिजिनल सर्कुलर डीएनए की कई नई कॉपीज बन जाती हैं। तो ये सिर्फ ढेर सारी कॉपीज बनाने का तरीका नहीं है, इसका इस्तेमाल फेज जीनोम की रेप्लिकेशन में भी होता है। फेज मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये फेज यानी बैक्टीरियोफेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्लासिक उदाहरण है बैक्टीरियोफेज 5X174। इसका जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। इस फेज का अपना एक खास प्रोटीन होता है, ए प्रोटीन। ये एक तरह का रिलैक्सेज है जो रेप्लिकेशन के ओरिजिन पर एक कट लगाता है। हाँ। फिर रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और ओरिजिनल प्लस स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करके कई माइनस स्ट्रैंड की कॉपीज बनती हैं। ये जो नए बने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं, इनको या तो नए फेस पार्टिकल्स में पैक कर दिया जाता है या फिर इनसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया जा सकता है। चलिए अब बैक्टीरिया की दुनिया में चलते हैं और जीन के लेन देन की बात करते हैं। एफ प्लाज्मिड का जिक्र काफी आता है। ये बैक्टीरिया के बीच जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में कैसे मदद करता है? एफ प्लाज्मिड बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन का सबसे फेमस उदाहरण है। कॉन्जुगेशन वो प्रक्रिया है जिसमें दो बैक्टीरिया सीधे संपर्क में आते हैं और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। एक तरह से ये बैक्टीरिया का सेक्स है, हालांकि इसका रिप्रोडक्शन से सीधा लेना देना नहीं है। अच्छा। एफ प्लाज्मिड, जैसा हमने पहले एपिसोम की बात करते हुए कहा था, या तो सेल में फ्री रह सकता है या होस्ट बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो सकता है, जुड़ सकता है। इस प्लाज्मिड में ट्राल जीन्स होते हैं। ये जीन्स वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो इस ट्रांसफर प्रोसेस के लिए जरूरी है। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो एफ पिलिस बनाता है। ये एक पतली धागे जैसी ट्यूब होती है। ये डोनर बैक्टीरिया जिसमें एफ प्लाज्मिड है यानी एफ प्लस को रेसिपिएंट बैक्टीरिया जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं है, एफ माइनस से जोड़ने के लिए एक पुल या ब्रिज का काम करती है। और अगर ये एफ प्लाज्मिड होस्ट क्रोमोसोम में ही घुस गया हो, इंटीग्रेटेड हो, तब क्या होता है? जब एफ प्लाज्मिड क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाता है तो उस सेल को HFR सेल कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन सेल। अब जब ये HFR सेल कॉन्जुगेशन करती है तो वो न सिर्फ एफ प्लाज्मिड का हिस्सा भेजती है, बल्कि अपने क्रोमोसोमल डीएनए के भी बड़े बड़े हिस्से रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर कर सकती है। अरे वाह। हाँ, ये बैक्टीरिया में जेनेटिक वेरिएशन लाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो ये ट्रांसफर असल में होता कैसे है? क्या पूरा डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड या क्रोमोसोम का टुकड़ा चला जाता है? नहीं, यहाँ भी थोड़ा ट्विस्ट है। ट्रांसफर शुरू होता है एफ प्लाज्मिड पर एक खास जगह से, जिसे ओरी-टी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। ट्रा प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है, रिलैक्सोसोम। ये यहाँ डीएनए के सिर्फ एक स्ट्रैंड में कट लगाता है। सिर्फ एक स्ट्रैंड में? हाँ, सिर्फ एक में। फिर कुछ रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन की तरह यही कटा हुआ सिंगल डीएनए स्ट्रैंड अपने 5 एंड से एफ पिलिस के जरिए रेसिपिएंट सेल में धकेला जाता है। डोनर सेल में जो स्ट्रैंड पीछे रह गया उसकी जगह फौरन एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया जाता है। अच्छा। और इसी तरह रेसिपिएंट सेल में भी जैसे ही ये सिंगल स्ट्रैंड पहुंचता है उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया जाता है, जिससे वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाए। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही ट्रांसफर होता है। ये तो समझ आया, लेकिन एक और सवाल दिमाग में आ रहा है। अगर किसी सेल में प्लाज्मिड की बस एक या दो ही कॉपीज हों, तो जब वो सेल डिवाइड होती है तो ये कैसे पक्का होता है कि दोनों नई बनने वाली डॉटर सेल्स को प्लाज्मिड मिले? कहीं ऐसा ना हो कि एक को मिल जाए और दूसरी बेचारी खाली हाथ रह जाए। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी चैलेंज है, खासकर उन प्लाज्मिड्स के लिए जिनकी कॉपी नंबर कम होती हैं, यानी सिंगल कॉपी प्लाज्मिड्स। इसके लिए नेचर ने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है जिसे पार्टीशनिंग सिस्टम कहते हैं। इसका एक आम उदाहरण है पार सिस्टम। पार सिस्टम? हाँ, पार मतलब पार्टीशनिंग। इसमें आमतौर पर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है पार ए। ये एक प्रोटीन है जो एटीपी यानी एनर्जी का इस्तेमाल करके लंबे फिलामेंट बना सकता है। दूसरा है पार बी।
ये एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है जो प्लाज्मिड डीएनए पर एक खास जगह से जुड़ता है। और तीसरा है पार एस साइट। ये प्लाज्मिड पर वो खास डीएनए सीक्वेंस है जो सेंट्रोमियर जैसा काम करती है और इसी से पार बी प्रोटीन जुड़ता है। तो ये तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं? होता ये है कि पार बी प्रोटीन प्लाज्मिड पर पार एस साइट से जुड़ जाता है। फिर पार ए के फिलामेंट इस पार बी प्लाज्मिड कॉम्प्लेक्स से इंटरैक्ट करते हैं और प्लाज्मिड की जो 2 कॉपीज बनी है उन्हें एक्टिवली सेल के ऑपोजिट एंड्स की तरफ धकेलते हैं। अच्छा, जैसे हमारे सेल डिवीजन में क्रोमोसोम अलग-अलग पोल्स पर जाते हैं? हाँ, कुछ वाैसा ही। इससे ये पक्का हो जाता है कि जब सेल बीच से डिवाइड होगी तो दोनों डॉटर सेल्स को प्लाज्मिड की कम से कम एक कॉपी जरूर मिले। वाह! और वो प्लाज्मिड एडिक्शन सिस्टम क्या चीज़ है? इसका भी जिक्र था। सुनने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है। हाँ, ये प्लाज्मिड को बनाए रखने की एक और बड़ी चालाक और थोड़ी डरावनी सी स्ट्रैटेजी है। इसे टॉक्सिन एंटीडोट सिस्टम भी कहते हैं। टॉक्सिन एंटीडोट? जहर और उसका इलाज? बिल्कुल। इसमें प्लाज्मिड 2 जीन बनाता है। एक जो एक स्टेबल मतलब जल्दी ना खत्म होने वाला टॉक्सिन बनाता है और दूसरा जो एक अनस्टेबल मतलब जल्दी खत्म हो जाने वाला एंटीडोट बनाता है। जब तक प्लाज्मिड सेल में है, एंटीडोट टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता रहता है, सब ठीक रहता है। लेकिन अगर सेल डिवीजन में किसी डॉटर सेल को प्लाज्मिड नहीं मिला, तो उसमें पहले से मौजूद एंटीडोट जो अनस्टेबल है, जल्दी खत्म हो जाएगा, जबकि टॉक्सिन जो स्टेबल है, बना रहेगा। ओह, तो फिर बिना एंटीडोट के वो टॉक्सिन उस बेचारी सेल को मार देगा। इस तरह सिर्फ वही सेल जिंदा बचती हैं जिनमें प्लाज्मिड मौजूद होता है। ये एक तरह का मॉलिक्यूलर ब्लैकमेल है। सेल प्लाज्मिड की आदी हो जाती है। गजब। अच्छा, एक और टर्म था प्लाज्मिड असंगति या प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब है कि कुछ प्लाज्मिड एक ही सेल में साथ नहीं रह सकते। ऐसा क्यों होता है? हाँ, प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब यही है कि अगर आप 2 अलग-अलग तरह के प्लाज्मिड को एक ही बैक्टीरिया सेल में डालने की कोशिश करें, तो अक्सर वो स्टेबल तरीके से एक साथ नहीं रह पाते हैं। टाइम के साथ एक टाइप का प्लाज्मिड सेल लाइनेज से गायब हो जाता है। पर क्यों? इसका मेन कारण यह है कि वो अक्सर एक ही मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, या तो अपनी कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए यानी रेप्लिकेशन कंट्रोल सिस्टम, या फिर सेल डिवीजन के दौरान सही तरह से बंटने के लिए यानी पार्टीशनिंग सिस्टम। अच्छा, कंपटीशन होता है मतलब। हाँ, क्योंकि ये सिस्टम के रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो वो आपस में कंपटीशन करते हैं। सेल डिवीजन के दौरान बाय चांस किसी एक डॉटर सेल में एक टाइप का प्लाज्मिड थोड़ा ज्यादा चला जाएगा। धीरे धीरे ये अंतर बढ़ता जाता है जब तक कि एक प्लाज्मिड पूरी तरह से एलिमिनेट ना हो जाए। इसी आधार पर प्लाज्मिड्स को अलग-अलग इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक ही ग्रुप के मेंबर आमतौर पर एक साथ नहीं टिकते। क्या इसका कोई कॉन्क्रीट उदाहरण है कि ये कंट्रोल कैसे काम करता है? कोई मैकेनिज्म? हाँ, कॉली 1 प्लाज्मिड का उदाहरण दिया जाता है। ये एक हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड है, मतलब इसकी कई कॉपीज होती हैं सेल में। इसकी रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए एक खास आरएनए मॉलिक्यूल RNA2 प्राइमर का काम करता है। लेकिन प्लाज्मिड खुद ही एक और छोटा आरएनए मॉलिक्यूल भी बनाता है, RNA1। ये RNA1 उस RNA2 प्राइमर का एंटीसेंस होता है, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है और उससे चिपक सकता है। अच्छा, जब RNA1 RNA2 से चिपक जाता है तो ये RNA2 के स्ट्रक्चर को ऐसा बदल देता है कि वो रेप्लिकेशन शुरू नहीं कर पाता। तो प्लाज्मिड की जितनी ज्यादा कॉपीज होंगी उतना ही ज्यादा RNA1 बनेगा और रेप्लिकेशन उतनी ही धीमी हो जाएगी। ये तो एक तरह का नेगेटिव फीडबैक लूप हो गया। बिल्कुल, ये प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को एक लिमिट में रखता है और इनकम्पैटिबिलिटी में भी रोल प्ले करता है। चलिए, अब जरा सेल के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि उनका अपना डीएनए होता है, mtDNA। क्या उनकी रेप्लिकेशन और सेग्रीगेशन मतलब बंटवारा भी इन प्लाज्मिड्स जैसा ही कंट्रोल होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की कहानी थोड़ी अलग है। उनकी रेप्लिकेशन और डॉटर सेल्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक स्टोकेस्टिक मतलब रैंडम सा होता है। रैंडम मतलब कोई खास कंट्रोल नहीं? हाँ, मतलब सेल बहुत सख्ती से ये कंट्रोल नहीं करती कि कौन सा mtDNA मॉलिक्यूल कितनी बार कॉपी होगा या किस डॉटर सेल में कितने mtDNA जाएंगे।
एक ही सेल में अलग अलग तरह के mtDNA मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जिसे हेटेरोप्लाज्मी कहते हैं। अच्छा, हालांकि सेल ये जरूर सुनिश्चित करती है कि हर डॉटर सेल को कुछ न कुछ mtDNA मिले जरूर। रेप्लिकेशन के लिए वो अक्सर डी लूप मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिसमें रेप्लिकेशन एक जगह से शुरू होती है और डीएनए का एक छोटा हिस्सा डिस्प्लेस होकर एक लूप जैसा बनाता है। लेकिन ओवरऑल ये प्लाज्मिड के पार्टीशनिंग सिस्टम जैसा प्रिसाइज कंट्रोल नहीं है। अब एक ऐसे टॉपिक पे आते हैं जो सीधे तो हमें इफेक्ट नहीं करता, लेकिन पौधों की दुनिया में बड़ी हलचल मचाता है, क्राउन गॉल रोग। इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नाम का बैक्टीरिया और उसका टीआई प्लाज्मिड क्या रोल प्ले करते हैं, ये तो सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। और ये है भी उतना ही अद्भुत। एग्रोबैक्टीरियम मिट्टी में रहने वाला एक बैक्टीरिया है जो पौधों में इन्फेक्शन करके ट्यूमर जैसी गांठें बनाता है, जिन्हें क्राउन गॉल कहते हैं। और ये सब मुमकिन होता है बैक्टीरिया के अंदर मौजूद एक बड़े प्लाज्मिड की वजह से, जिसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया असल में एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। जेनेटिक इंजीनियर, वो कैसे? क्योंकि ये बैक्टीरिया अपने टीआई प्लाज्मिड का एक खास हिस्सा, जिसे टीडीएनए कहते हैं, ट्रांसफर डीएनए, उसको पौधे की सेल के अंदर भेजता है। पौधे की सेल के अंदर, हाँ। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये टीडीएनए पौधे की सेल के न्यूक्लियस में जाता है और वहां पौधे के अपने क्रोमोसोम में परमानेंटली इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या बात कर रही हैं? ये तो असल जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया जो नेचर खुद कर रहा है। बिल्कुल, यही होता है। तो इस टीडीएनए में ऐसा क्या होता है जिससे पौधे में ट्यूमर बन जाता है? इस टीडीएनए में ऐसी जीन्स होते हैं जो पौधे की सेल का हार्मोन बैलेंस बिगाड़ देते हैं। वो पौधे को ज्यादा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन बनाने पर मजबूर करते हैं, जिससे सेल्स बिना कंट्रोल के डिवाइड होने लगती हैं और ट्यूमर बन जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें बैक्टीरिया का क्या फायदा? बैक्टीरिया का फायदा भी है। टीडीएनए में कुछ और जीन भी होते हैं जो पौधे को ओपाइंस नाम के खास केमिकल बनाने के लिए मजबूर करते हैं। ये ओपाइंस पौधे के किसी काम के नहीं होते, लेकिन बैक्टीरिया इन्हें अपने खाने और नाइट्रोजन सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अरे वाह! मतलब बैक्टीरिया पौधे की मशीनरी इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने रहने के लिए घर, ट्यूमर, बल्कि अपने खाने का इंतजाम भी कर लेता है। हाँ, बिल्कुल यही करता है। एक बहुत ही स्मार्ट पैरासिटिक रिश्ता है ये। है तो कमाल का। पर ये बैक्टीरिया आखिर पौधे की सेल में डीएनए भेजता कैसे है? ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है? ये प्रोसेस तब शुरू होता है जब बैक्टीरिया को पता चलता है कि पौधे में कहीं कोई घाव या चोट लगी है। पौधे के घायल टिश्यूज से कुछ खास केमिकल सिग्नल निकलते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स जैसे एसिटोसिरिंगोन। ये सिग्नल बैक्टीरिया के लिए अलार्म का काम करते हैं और टी प्लाज्मिड पर मौजूद विर जीन्स के एक पूरे ग्रुप को एक्टिवेट कर देते हैं। विर मतलब विरुलेंस। ये विर जीन्स टीडीएनए के बाहर होते हैं, लेकिन टीडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए जो पूरी मशीनरी चाहिए वो यही बनाते हैं। अच्छा, तो ये विर प्रोटीन्स क्या करते हैं फिर? कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूलर कैंची की तरह काम करते हैं और टीडीएनए को टीआई प्लाज्मिड से ठीक उसकी बाउंड्रीज पर, जिन्हें बॉर्डर सीक्वेंस कहते हैं, काटकर अलग करते हैं। एक प्रोटीन विर D2 कटे हुए टीडीएनए के एक एंड 5 प्राइम एंड से जुड़ जाता है। फिर एक और प्रोटीन विर E2 इस सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए को चारों तरफ से कोट कर लेता है, लपेट लेता है, ताकि पौधे की सेल के अंदर के एंजाइम्स उसे काट ना दें। ओके, प्रोडक्शन के लिए। हाँ, फिर ये पूरा प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स एक खास चैनल के जरिए, जिसे टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम T4SS कहते हैं, बैक्टीरिया से बाहर और पौधे की सेल के अंदर धकेल दिया जाता है। ये चैनल वैसा ही है जैसा कॉन्जुगेशन में यूज होता है? हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। पौधे की सेल के न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद ये टीडीएनए होस्ट जीनोम में कहीं इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो आज हमने वाकई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन की इस हैरत अंगेज दुनिया में गहरी डुबकी लगाई। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये तत्व, चाहे वो प्लाज्मिड हो या वायरल जीनोम, अपनी कॉपी बनाने और एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए कितनी अनोखी और चालाकी भरी रणनीतियां अपनाते हैं। हाँ, डीएनए के सिरों की प्रॉब्लम का वो टर्मिनल प्रोटीन वाला जुगाड़। बिल्कुल, और वो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन का न खत्म होने वाला धागा, बैक्टीरिया के बीच कॉन्जुगेशन का वो पुल। और सबसे ड्रामेटिक तो वो एग्रोबैक्टीरियम वाला केस है, पौधे का जेनेटिक अपहरण। सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मैकेनिज्म्स सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल की जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं है।
ये लाइफ की डाइवर्सिटी, अडेप्टेशन और इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे प्लाज्मिड्स है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी खासियतें बहुत तेज़ी से फैला सकते हैं, जो आज मेडिकल फील्ड के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। वहीं दूसरी तरफ एग्रोबैक्टीरियम की यही टीडीएनए ट्रांसफर करने की काबिलियत आज बायोटेक्नोलॉजी का एक पावरफुल टूल बन गई है। साइंटिस्ट इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके पौधों में अपनी मर्जी के जीन डालकर फसलें सुधारते हैं या उनमें नए गुण पैदा करते हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे पार्टिशनिंग और इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम ये पक्का करते हैं कि ये मोबाइल तत्व सेल्स की पीढ़ियों तक अपनी मौजूदगी बनाए रहें। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल तत्व हैं, जो अपनी रेप्लिकेशन और मूवमेंट में इतने आजाद से लगते हैं, इनका अपनी होस्ट सेल के साथ आखिर रिश्ता क्या है? अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ सेल्फिश जेनेटिक पैसेंजर हैं, जिन्हें बस अपने फैलाव की पड़ी है? या फिर क्या ये कभी-कभी सिम्बायोटिक भी हो जाते हैं? मतलब होस्ट को ऐसे फायदे पहुंचाते हैं जो उनके खुद के वजूद के लिए भी जरूरी हों? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। इस गहन विमर्श में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।